बेटी की दहाड़ पार्ट 2। शादी के बाद हर लड़की का अरमान होता है कि वो अपने ससुराल में एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी बनकर रहे। उसका घर परिवार, यहाँ तक कि उसका पति उसे अच्छे से समझे। लेकिन नंदिनी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। नंदिनी के सास ससुर उससे हर वो काम करवाते हैं जो एक बड़े घर में नौकर करते थे। अगले दिन नंदिनी उठती है और घर का सारा काम करती है। खाना बनाने के बाद वो सभी को खाने के टेबल पर बुलाती है, लेकिन मोहन और रजनी तैयार होकर बाहर आते हैं। बहू, हम लोगों को किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। पर मम्मी जी, मैं अकेले ये ब्रेकफास्ट कैसे कर पाऊंगी? ये खाना तो बर्बाद हो जाएगा। बहू, तुम्हारी सास ने कह दिया ना, हम बाहर जा रहे हैं। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम किसी काम से ही जा रहे होंगे। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? अरे, इसे ये बात कैसे समझ में आएगी? मोटी बुद्धि की जो है। कभी कभी ना मुझे सच में बहुत पछतावा होता है अपने फैसले पर, लेकिन क्या करें, बिजनेस में कभी कभी छोटे मोटे लॉस तो झेलने ही पड़ते हैं। अपनी सास की बात सुनकर नंदिनी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप आंखों में आंसू लिए खड़ी रहती है। कुछ देर बाद रजनी और मोहन वहाँ से उसको खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। पूरा घर खाली पड़ा था और उस खाली घर में अगर कोई था तो घर का सामान और नंदिनी। नंदिनी चारों तरफ नज़र घुमाती है और उदास होकर खाने के टेबल पर बैठ जाती है। और आदित्य देर रात एक लड़की के साथ घर आता है। आदित्य जी, आप घर आ गए? और ये लड़की कौन है? तुझसे मतलब? ये लड़की चाहे कोई भी हो, तुझे मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहे इस घर में एक लड़की लाऊं या 10, ये मेरा घर है, समझी? पर आदित्य जी, आप तो किसी काम से शहर से बाहर गए थे ना, फिर एक ही दिन में? अरे तू होती कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? मेरी बात कान खोल कर सुन। तेरी और मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई है, वो भी इस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। ना मैं तुझसे प्यार करता हूँ और ना ही तुझसे शादी करना चाहता था, पर मजबूरन अपने मॉम और डैड की बात माननी पड़ी और इस बिज़नेस के चलते तुझसे शादी करनी पड़ी। इसलिए आज के बाद तू मेरे रास्ते में ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, अगर आगे से तूने मुझसे कोई भी सवाल जवाब किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदित्य नंदिनी को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ नंदिनी के सास ससुर और उसका पति मिलकर उसको परेशान करते रहते। ये सब देखकर नंदिनी को अपने माँ बाप की याद सताने लगती है और एक दिन उन्हें याद करते हुए वो अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। हेलो माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप ठीक तो है ना माँ? हम तो बिल्कुल ठीक है नंदिनी, तुम बताओ, तुम ठीक हो ना बेटा? नहीं माँ, आपकी नंदिनी यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे यहाँ नहीं रहना माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलिए। अरे पर बेटा, हुआ क्या? आखिर तू ऐसे क्यों बोल रही है? माँ, यहाँ पर कोई भी अच्छा नहीं है। सबको सिर्फ अपनी और अपनी पड़ी रहती है, किसी का मुझ पर ध्यान नहीं रहता। मैं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं रह रही। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ससुराल में नहीं बल्कि जेल में कैद हूँ। नंदिनी रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बता देती है। नंदिनी बेटा, अब से वही तुम्हारा घर है, और क्या हुआ अगर तुम्हारे सास ससुर ने थोड़ा सा तुम पर गुस्सा कर दिया तो? हम भी तो तुम्हारी गलतियों पर यहाँ तुम्हें डांटते थे ना बेटा। और देख, पति पत्नी का रिश्ता थोड़ा नाजुक होता है, इसलिए तुम अपने पति को अच्छे से समझने की कोशिश करो बेटा। रेखा अपनी बेटी को समझा रही होती है, लेकिन उसी वक्त नंदिनी के पिता राघवेंद्र रेखा से फ़ोन लेकर नंदिनी को कहते हैं। नंदिनी बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, और अगर तुमने कोई भी ड्रामा किया तो तुम जानती हो ना हमें बिजनेस में कितना लॉस हो सकता है। बच्चों की तरह छोटी सी बात का ड्रामा क्रिएट मत करो। बिजनेस और पैसे की आड़ में नंदिनी के माँ बाप भी उसे नहीं समझते और फ़ोन रख देते हैं। नंदिनी को अपने माँ बाप से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब वो अपने माँ बाप का ऐसा जवाब सुनती है तो वो बुरी तरह टूट जाती है। समय यूं ही गुजरता है। नंदिनी चुपचाप अपने ससुराल वाले के अत्याचारों को सहती रहती है। ऐसे ही एक दिन जब नंदिनी अपनी सहेली सुधा को फ़ोन करती है और उसके सामने फूट फूट कर रोते हुए अपने दर्द को बयां करती है। नंदिनी, तो सच में पागल है।
एक पढ़ी लिखी लड़की है, ये जानते हुए कि आजकल की लड़कियां किसी से कम नहीं, तो इतने जुल्म सह रही है। अरे शर्म कर, कहाँ गई तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट? ठीक है, मानती हूँ कि तू शुरू से अपने माँ बाप का कहा नहीं टालती थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू अपनी ज़िंदगी को नर्क बना कर रख दी। नंदिनी, अगर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है ना, तो सरकार ने उनके खिलाफ कई तरह के कानून बनाए हैं। लेकिन सुधा, मैं ना तो अपने ससुराल वालों को जेल भेज सकती हूँ और ना ही अपने माँ बाप को, क्योंकि मेरे माँ बाप शुरू से इज्जत के लिए मरते आए हैं। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने बिजनेस को ग्रो किया है। अगर ऐसे में मैं उनके ऊपर केस कर देती हूँ तो वो ऊंचाइयों से नीचे गिर जाएंगे। ठीक है नंदिनी, माना कि तू अपने ससुराल और मायके वालों पर केस नहीं कर सकती, लेकिन तू उनकी प्रॉपर्टी पर दावा तो कर सकती है ना। सक्सेशन एक्ट 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया, और तो और ससुराल में भी तेरा पूरा अधिकार है। इसलिए अब एक बेचारी औरत बनने से अच्छा ही है कि एक चालाक और दिमागदार लड़की बन। मैं आशा करती हूँ मैं जो तुझे समझाना चाह रही थी वो समझ गई होगी तू। थैंक यू सुधा, तूने आज मुझे सच में मेरी अहमियत सिखा दी। नंदिनी सुधा से बात करने के बाद उसका फ़ोन कट कर देती है और शाम को जब नंदिनी का पति और सास ससुर आते हैं तो घर का एक भी काम हुआ ना देखकर नंदिनी को आवाज़ लगाती हैं। नंदिनी बहू, ये घर का क्या हाल बना रखा है तूने? देख घर कैसा फैला रखा है। आज घर का काम नहीं किया क्या? नहीं सासू माँ, मैंने आज घर का काम नहीं किया, और वैसे भी मैं इकलौती तो घर में रहती नहीं। इस घर में मेरे साथ साथ आप तीनों भी रहते हैं। इस घर का काम आप तीनों को भी करना चाहिए। बहू ये क्या बदतमीजी है? अपने सास से भला कोई इस तरह से बात करता है क्या? पापा जी, अभी बदतमीज़ी शुरू हुई कहाँ है? बदतमीज़ी किसे कहते हैं वो तो आदित्य को अच्छे से पता है। वो तो मुझसे बदतमीज़ी से ही बात करते हैं ना। नंदिनी, ये क्या बोली जा रही हो? मम्मी पापा से ऐसे कौन बात करता है? लगता है तुम्हारे माँ बाप ने कोई तमीज़ नहीं सिखाई। अरे तमीज़ तो तुझे तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाई, तभी तो एक औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है तू। नंदिनी की ऐसी बदतमीजी देखकर मोहन उसके माँ बाप को बुला लेता है। रघुवेंद्र, हमने नंदिनी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखने की कोशिश करी, लेकिन उसकी बदतमीजी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसलिए अब मैं इसे नहीं रख सकता। अगर इसका यही रवैया रहा तो ये बहुत जल्द हमारी नाक कटवा देगी। और तू जानता है ना मार्केट में इज्जत कैसे कमाई जाती है। नंदिनी बेटा, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? क्या ये सच है? हाँ ये सच है, मैंने बदतमीजी करी। हाँ ये सच है, मैंने आप लोगों को अपने दुख दर्द बताए, लेकिन आप लोगों ने मेरे दुख दर्द को कभी सुना ही नहीं। हाँ ये सच है कि आप लोगों ने अपने बिजनेस के लिए अपने बच्चों की खुशी नहीं देखी। अरे पैसा तो हाथ का मेल होता है, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी वो हाथ का मेल नहीं होती। शादी करने से पहले आप लोगों ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे आदित्य पसंद है या नहीं, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। और सेम चीज़ आदित्य के साथ भी हुई। आदित्य से भी नहीं पूछा गया कि आदित्य को मैं पसंद हूँ या नहीं, हम दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा है। आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं था। आप लोगों का तो मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस और अपने प्रॉपर्टी से। अरे कहाँ लेकर जाएंगे अपने इतने पैसों को? नंदिनी, ये क्या बोल रही है बेटा तू? मैं सही बोल रही हूँ पापा, आपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी। पर कोई बात नहीं, अगर मैं चाहूँ ना तो आप लोगों पर केस करके आप दोनों से अपना हिस्सा ले सकती हूँ। 50% मुझे मेरे ससुराल वालों से मिलेगा और 50% मायके वालों से। और देखा जाए तो दोनों का मिलाकर 100% की मालकिन तो बन ही जाऊँगी मैं। बिज़नेस को इतना बढ़ाने के लिए आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी। सोचिए क्या होगा जब वो बिज़नेस आप लोगों के पास होगा ही नहीं। नंदिनी की बात सुनकर सभी की नज़र शर्म से झुक जाती है। नंदिनी मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। हम अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में इतने अंधे हो गए कि हमने तेरी खुशियों को भी नहीं देखा। हाँ नंदिनी, रेखा बिल्कुल सही कह रही है। पहले मैं और मोहन दोस्त थे, लेकिन हमने अपने अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए तुम दोनों की शादी करवा दी। हम बिज़नेस की आड़ में इतने अंधे हो गए कि हमने अपने बच्चों की खुशियाँ तक नहीं देखी। नंदिनी, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों से हमारी पसंद इन लोगों ने पूछी तक नहीं। और तो और न जाने मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। मैंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। बहू, आज से
बल्कि अभी से मैं तुझे इस घर की मालकिन बनाता हूँ। साथ ही आज ही मैं वकील को बुलाकर अपनी प्रॉपर्टी और अपने बिजनेस का 50% तुम्हारे नाम करता हूँ। आप लोगों से मुझे कोई शिकवा नहीं है, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मैं बस आप दोनों और हर उस परिवार वालों से यही कहना चाहूँगी कि अपने काम के बीच में अपने रिश्ते को कभी ना लाएं और अपने बिजनेस में खासकर अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। इससे उनके काम को तो प्रायोरिटी मिल जाती है, लेकिन उनके बच्चों की ज़िंदगी जाने अनजाने में बर्बाद हो जाती है। मुझे ना तो आपसे कुछ चाहिए और ना ही आपसे। मैं इतनी वेल एजुकेटेड हूँ कि मैं खुद कुछ कर सकती हूँ, पर मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। अपनी और बेइज्जती यहाँ नहीं करवा सकती। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नंदिनी आंखों में आंसू लिए अपने माँ बाप और सास ससुर के साथ अपने पति को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और इसका पछतावा रघुवेंद्र, रेखा, रजनी, मोहन और आदित्य को हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है।